अंडर सीमेंट एक परफेक्ट शुरुआत। क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं और बिहार इस वक्त कह सकते हैं कि पूरी तरह से चुनावी रंग में डूबा हुआ है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो फिर चुनाव में जनता की तो बात होती है, राजनीतिक पार्टियां अपने मुद्दे भी उठाती हैं। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसे तमाम राज्य हैं जहां जब चुनाव आते हैं तो अपराधियों की भी पौ बारह हो जाती है। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लगभग सभी पार्टियां या गठबंधन, अगर कुछ पार्टियां अभी इससे बची हुई हैं तो उनके गठबंधन की जो है, उनके गठबंधन ने बड़े पैमाने पर जो टिकट हैं वो अपराधियों को दिए हैं या अपराधियों की पत्नियों को दिए हैं। बिहार में हमेशा अपराध एक बड़ा मुद्दा बनता है चुनाव में, और इस बार भी अगर चुनाव की बात करें तो तमाम राजनीतिक पार्टियां ये कह रही हैं कि बिहार में अगर वो जीतती हैं तो अपराध पर लगाम लगाएंगी। जहां एक तरफ नीतीश कुमार और बीजेपी का जो जेडीयू गठबंधन है वो 15 साल पुरानी याद दिला रहा है और कह रहा है कि लालू राज में जंगल राज था, जंगल राज की वापसी हो जाएगी अगर एक बार फिर से महागठबंधन जीता। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और कांग्रेस का जो महागठबंधन है वो कह रहा है कि बिहार में दरअसल कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए हमें वापस आना पड़ेगा, और इसलिए वो कह रहे हैं कि महागठबंधन को एक मौका और दीजिए। तो अपराध जो है चुनाव में हमेशा एक बड़ा मुद्दा बनता है, पर सवाल यह है कि अपराधी मुद्दा क्यों नहीं बनते। जो पार्टियां ये दावा करती हैं, ये कहती हैं कि अगर उनका शासन आया तो अपराध का अंत कर देंगी, वही पार्टियां आखिर क्यों अपराधियों को, दागियों को टिकट देती हैं? यह बड़ा सवाल है, और बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि इसमें एक बड़ा खेल अब यह भी हो रहा है कि जो तमाम दोष हैं राजनीतिक पार्टियां वो दोष दे रही हैं जनता को। यानी दोष तो नहीं कह सकते, लेकिन यह कह सकते हैं कि अपराधियों को टिकट देने का जो श्रेय है वो जनता को दे रहे हैं कि दरअसल जनता उनको चाहती है, पसंद करती है, इसलिए हम उनको टिकट देते हैं। लेकिन जनता अगर आपको कहती है, जनता अगर पसंद करती है, तो क्या आप बलात्कार के आरोपियों को, क्या आप हत्या के आरोपियों को भी टिकट दे देंगे? और अगर ऐसे ही आप करेंगे तो फिर आप राजनीतिक शुचिता की बात करने का आपको फिर किस बात का आपको हक है? ये तमाम मुद्दे हैं जो आज दो टूक में उठाएंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आइए कुछ आपको नजर डाल लेते हैं कुछ बिंदुओं पर कि बिहार में इस बार चुनाव में किस किस पार्टी ने, खास करके अगर मैं दो गठबंधनों की बात करूं तो आरजेडी और जेडीयू, जो दो गठबंधन के बड़े पार्टनर हैं, इन्होंने पहले चरण का चुनाव हो रहा है और बाकी जो है किन किन अपराधियों को अब तक जो है या फिर जो अपराध के आरोपी हैं उनको टिकट दिया। ये नजर डाल लेते हैं जल्दी से कौन कौन से बड़े नाम हैं ऐसे जिनको एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। आरजेडी की बात कीजिए तो अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। हत्या और अपहरण सहित 38 आपराधिक मामलों के आरोपी हैं। आप ये काउंट कीजिए, गिनती कीजिए, एक दो नहीं 38 आपराधिक मामले हैं अनंत सिंह पर। इसी तरह से रीतलाल यादव कुख्यात गैंगस्टर हैं, दानापुर विधानसभा सीट से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। जमीन हड़पने, जबरन वसूली और हत्या के कई मामले उन पर दर्ज हैं। सुरेंद्र यादव गया की बेलागंज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी गिनती भी बाहुबली नेताओं में होती है। सुरेंद्र यादव आरजेडी के एक और दागदार विधायक। नवादा में राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को आरजेडी ने टिकट दिया है। राजवल्लभ यादव नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में दोषी करार दिए गए हैं और उसके बाद वो जेल में हैं। तो आप ये देखिए कि नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोपी की पत्नी को आरजेडी ने टिकट दिया है। इसी तरह से वैशाली की मेहनार सीट पर डॉन रमा सिंह की पत्नी वीना सिंह को मैदान में उतारा है आरजेडी ने। पूर्व सांसद रमा सिंह पर हत्या से लेकर अपहरण तक के कई मामले जो हैं उन पर आरोप हैं, कई मामलों में उनका नाम जो है लगातार लिया जाता है। इसी तरह से दबंग आनंद सिंह, दलित जिला मजिस्ट्रेट आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, आनंद मोहन। लेकिन आनंद मोहन नहीं है
तो आरजेडी ने बाकायदा उनकी पत्नी को सहरसा से और उनके बेटे को शिवहर से टिकट दिया है। तो देखिए कितनी मेहरबानी है। अब अगर जरा जेडीयू की बात कर लीजिए, जेडीयू ने अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे हैं, गोपालगंज से जेडीयू के विधायक हैं, गोपालगंज के तिहरे हत्याकांड के आरोपी हैं, और उनको एक बार फिर से, पप्पू पांडे को एक बार फिर से टिकट दिया है जेडीयू ने। दूसरी तरफ एक और गया कि अतरी सीट पर गैंगस्टर बिंदी यादव की विधवा मनोरमा देवी को मैदान में उतारा गया है। बिंदी यादव की विधवा है मनोरमा देवी, उनको गया कि अतरी सीट से जेडीयू ने टिकट दिया है, जेडीयू ने उनको एक बार फिर से मैदान में उतारा है। और बिंदी यादव पर भी कई आरोप हैं। बिंदी यादव जो है और उनका बेटा जो है रॉकी यादव, वो रोड रेज के मामले में एक युवक की हत्या के आरोप में जेल में है। आपको ये राज याद होगा, ये रोड रेज जिसमें रॉकी यादव जिसके आरोपी हैं, ये मामला बहुत सुर्खियों में छाया रहा था। तो इस तरह से दोनों ही गठबंधनों की तरफ से अगर आप देखें तो बड़े पैमाने पर आरजेडी नंबर 1 पर है इसमें, और उसके बाद जेडीयू का नंबर आता है नंबर 2 पर है। तो इस तरह से खूब खुलकर अपराधियों को और दागियों को टिकट बांटे गए हैं। 33% यानी पहले दौर में जो सीटें हैं उन सीटों पर 33% मोटा आंकड़ा है जिनको अपराधियों को, दागियों को टिकट दिया गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। 2 टूक का मेरा आज का पहला सवाल आपके सामने है। 2 टूक का मेरा आज का पहला सवाल है। आज का मेरा पहला सवाल, अपराधियों से, दबंगों से राजनीतिक पार्टियों का आखिर क्यों नहीं हो रहा मोहभंग? ऐसा क्या है कि अपराधियों और दबंगों से राजनीतिक पार्टियों का मोहभंग नहीं हो रहा? ये मेरा आज का पहला सवाल है। और 2 टूक का आज का दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है। 2 टूक का मेरा आज का दूसरा सवाल है, दागियों अपराधियों को चुनाव लड़ाओगे तो अपराध कैसे रोक पाओगे? ये मेरा आज का दूसरा सवाल है। तो 2 सवाल और 3 मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आइए तीनों मेहमानों से परिचय करवा दूं। मेरे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, और एनडीए उनकी जो पार्टनर है, एनडीए के जो बीजेपी जिसमें जूनियर पार्टनर है बिहार में, एनडीए की तरफ से, एनडीए का जो गठबंधन है उसकी तरफ से आज हमारे बीच इस चर्चा में है। मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं अजय उपाध्याय जी। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और आपको ये भी बता दूं महागठबंधन की तरफ से आज हमारे बीच इस चर्चा में हैं, और वो महागठबंधन जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है और बाकी दल वामपंथी भी चुनाव लड़ रहे हैं। और तीसरे मेरे साथ मेहमान है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं गोपाल कृष्ण जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। गोपाल कृष्ण जी, अगर गिनती करें तो ये जरूर है कि आरजेडी ने सबसे ज्यादा दागियों और अपराधियों को टिकट दिया है, लेकिन दूसरी तरफ आपके जो सहयोगी हैं उन्होंने भी टिकट दिया। कुछ बीजेपी के भी आरोपी हैं जो मैदान में हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा क्या है, ये अपराधियों को, दबंगों को टिकट देना, ऐसी क्या मजबूरी है कि इनको टिकट देना जरूरी है? देखिए, अगर आप देखें तो जो आरजेडी की राजनीति थी लालू यादव जी की, वह पूरी तरह बूथ कैप्चरिंग और गुंडा राज पे पूरी आधारित थी। तो ऐसी परिस्थिति में वो जिस तरह की राजनीति करते थे, तो वह एक बहुत बड़ी समस्या है। राजनीति का अपराधीकरण व्यक्ति के रूप में तो हो सकता है, मैं इसको मानता हूं कि आपराधिक जो हैं उन लोगों को, आपराधिक आरोपियों को टिकट कम नहीं देना चाहिए और रोकना चाहिए जब तक कि उनका उससे जो पूरा प्रक्रिया से निकल के वो स्वच्छ रूप से सामने ना आ जाए। लेकिन फिर भी राजनीति का अपराधीकरण और व्यक्ति का अपराधी होना, इसमें थोड़ा सा हमें डिस्क्रिमिनेशन करके वर्तमान स्थिति में चलना पड़ेगा। गोपाल जी, गोपाल जी आपने, गोपाल जी सुनिए, क्षेत्र में गोपाल जी एक मिनट, गोपाल जी सुनिए, मैं आपको रोक रहा हूँ। देखा यहाँ पे जो बदले की राजनीति होती है, तो कई गोपाल जी आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? केवल हो आरोप के बल पे। नहीं सर, गोपाल जी मेरी बात सुनिए। गोपाल जी आपने एक बड़ी विचित्र सी बात की है कि आपने अल्टीमेटली राजनीति का अपराधीकरण तभी तो हुआ ना जब अपराधी किस्म के लोग राजनीति में आ गए। और सवाल यह है कि जब आप जेडीयू से, आप ठीक है कि आपकी गिनती अभी ज्यादा नहीं दिख रही है, शायद एक आध है, इसलिए मैंने उस पर अभी जिक्र नहीं किया। कांग्रेस का भी एक आध कुछ आशंकित नाम है जिन पे मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अगर पार्टनर के तौर पे देखता हूं तो जेडीयू के कुछ बड़े नाम है। मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि आपने जब गठबंधन किया था तो क्या आपने जेडीयू से यह कहा था कि भाई आप अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हम तो राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं? नहीं, हमने क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज स्पष्ट रूप से कही है। तो जेडीयू या आरजेडी
जो लोग भी देते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आंसरेबल है, पहली बात। जनता के भी आंसरेबल है। जनता भी अपने आप में एक प्रमुख किसी चीज के निर्धारण के लिए उनका एक महत्वपूर्ण रोल रहता है कि अगर किसी का अपने क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों में भागीदारी है तो जनता को भी, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में जनता की भी जागरूकता आवश्यकता है। तो डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में सुप्रीम कोर्ट के लिए, पार्टी के लिए, जनता का और पॉलिटिकल पार्टी सभी का एक सामूहिक प्रयास इस तरफ होना चाहिए और होता भी है। हम लोग उस तरफ बढ़ते भी हैं और उसमें लेकिन यह जो आरोपी और यह जो डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है। क्रिमिनल लेवल पे आरोप पत्र के बेस पे किसी को टिकट डिनाई करना बहुत ही मुश्किल होता है राजनीतिक पार्टी के लेवल पे, क्योंकि जो जिस तरह से बदले की भावनाओं से ये बिहार और जहाँ पे उत्तर प्रदेश जगह के क्षेत्र में ये जो अपराधीकरण पूरी सिस्टम्स का कुछ पार्टीज का हो गया था, वह गलत आरोपों में भी लोगों को पुलिस का, ठीक है। जो गोपाल जी आप जो बात कह रहे हैं ना, ठीक है, वो एक तर्क के तौर पर, गोपाल जी आप जो कह रहे हैं वो एक तर्क के तौर पर राजनीतिक पार्टियां देती हैं और उसमें कुछ हद तक समझा भी जा सकता है। उस तर्क को इसलिए समझा जा सकता है क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई बड़े नेताओं पर भी इस तरह के मामले हैं, कुछ ना कुछ आपराधिक मामले, और वो किसी ना किसी पॉलिटिकल उसका एक बेस होता है। लेकिन सवाल यह है कि एक दो नहीं 38 मामले अगर किसी पर हों, वो भी हत्या के आरोप हों जिस पर, और इससे भी बड़ी बात है कि जो आरोपी हैं उनको तो छोड़ दीजिए, जो बाकायदा जिनके आरोप अदालत में साबित हो चुके हैं उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को टिकट जो दे देते हैं राजनीतिक पार्टियां, ये कहां का इंसाफ है? ये कौन सी इसको तर्क के कौन से तराजू में जो है इसको संतुलित किया जा सकता है? अजय जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आप बताइए, क्योंकि मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि महिलाओं की बात करते हैं आप, आपकी पार्टी जो है खूब कह रही है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, यहां हो रहा है, वहां हो रहा है, लेकिन बिहार में एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार के मामले में जो व्यक्ति जेल में है, जिस पर अदालत में प्रूव हो चुका है, उसकी पत्नी को टिकट दे देती है आरजेडी, और आप जो है खामोश रहते हैं। देखिए अशोक जी, आपने वाकई दोनों पक्षों को ध्यान में रखा है और प्रश्न आपके तीखे हैं और प्रश्न होने भी चाहिए। जब अपराध की बात आएगी, अपराधियों को टिकट देने की बात आएगी, राजनीति में अपराधीकरण का प्रश्न आएगा, तो निश्चित तौर पे सभी जागरूक नागरिक को, चाहे मैं हूं या आप हूं या गोपाल जी हैं, सबको इस प्रश्न पर एक बार मंथन जरूर करना चाहिए। बिहार की राजनीति की विडंबना है कि वहां पे अपराधियों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सभी दलों ने, एक दल की बात नहीं है, चाहे वो राजनीतिक शुचिता और संस्कार की बात जो भी लोग करें, लेकिन अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष समर्थन सबने दिया है, जिस कारण से वहां अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, जबकि मनोबल टूटना चाहिए था। जिस तरह से आज 23 मामले की बात आप अभी चर्चा में कर रहे हैं और प्रतिपक्षी महागठबंधन के साथियों की चर्चा सर्वाधिक हो रही है, मैं पूछता हूं सरकार 15 साल से किसकी है? यदि नीतीश कुमार जी की सरकार है तो पहले तो ऐसे अपराधियों को जेल में क्यों नहीं डाला और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत इसको सजा क्यों नहीं दिलाई? यदि सजा दिलाई गई होती तो आज दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाता। अजय जी एक मिनट, गोपाल जी रुकिएगा। अजय जी ये ठीक है कि बिहार की सरकार जो 15 साल से थी उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि जो अपराधी है, जिसने अपराध किया है, उसको जेल में डाले, अदालत, उसके बाद अदालती प्रक्रिया होती है, वो हमें भी पता है। लेकिन बड़ी बात जो मैंने आपसे शुरू में ही कहा, आपने उस सवाल का जवाब अभी तक जो आपने गोलमोल कर दिया, मैं सीधा उसी पर आ रहा हूं। अरे बाबा, एक व्यक्ति तो सीधा सीधा उसका तो आरोप अदालत में साबित हो गया है, आप उसकी पत्नी को टिकट दे दोगे? ये कौन सा तरीका हुआ भाई? उसमें कोई सरकार क्या कर लेगी, कोई पार्टी क्या कर लेगी? क्या आपने आरजेडी से कहा कि इस व्यक्ति को आप बलात्कार के आरोपी, माफ कीजिए आरोपी नहीं, जो बलात्कार, बच्ची से बलात्कार करने वाला है, उसकी पत्नी को टिकट दे दिया, हम इसको कतई स्वीकार नहीं करेंगे? क्या आपने ऐसा कहा? नैतिक रूप से दबाव डाला? आप बड़ी पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं। अशोक जी, आपने प्रश्न कर लिया, अब उत्तर सुने जी। पहली बात, वाकई अच्छा नहीं है और इसकी हम लोग कभी भी स्पष्ट तौर पे इसका विरोध करते हैं कि ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बात यहां ये आती है, आप किसी कारण से अपराधी हो गए तो क्या आपकी पत्नी, आपके बच्चे भी अपराधी माने जाएंगे? कोर्ट ने क्या उनके बच्चे को, उनके पत्नी को अपराधी माना है?
और उनकी पत्नी भी राजनीतिक जीवन जी रही थी, सारे चुनाव प्रक्रिया में वो वहां पे सहभागी होती हैं, एक्टिव होती हैं। हालांकि ये आरजेडी का मामला है, आरजेडी के तरफ से ये बात आनी चाहिए और उसके जो पक्ष हैं वो पक्ष भी आए हैं ऑलरेडी, ये राष्ट्रीय मीडिया में है। बात यहां अपराधियों की एक व्यक्ति विशेष और एक पार्टी विशेष की नहीं है। सूरजभान किस पार्टी में है जरा पूछिए आप, किसके सहयोग से चुनाव लड़े हैं और जीते हैं? उनकी पत्नी। आप जरा पूछिए इनसे। जिस अनंत सिंह की बात आप कर रहे हैं वो अनंत सिंह जेडीयू से पहली बार एमएलए बिहार में बने थे, उस समय भी सारे आपराधिक मामले थे। मुन्ना शुक्ला की बात करता हूं मैं, कौन है मुन्ना शुक्ला, कहां के पार्षद हैं, किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं? ब्रजभूषण सिंह की भी बात मैं करूं जरा उत्तर प्रदेश में। मैं तो सबका कच्चा चिट्ठा खोल रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो सबका कच्चा चिट्ठा। सुनिए एक मिनट, डॉक्टर अजय और मेरा गोपाल जी अजय जी, एक मिनट। डॉक्टर अजय और गोपाल जी, आप दोनों को मेरी विनती है, आज आप एक दूसरे से सवाल ना करें, क्योंकि आप अगर उनके दामन पे दाग डालेंगे, वो आपके दामन के दाग दिखाएंगे। आप दोनों एक दूसरे के दामन के दाग दिखा सकते हैं। आज तो आप सीधा मेरे सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि जनता तो जानना चाहती है ना कि आप लोग क्यों इस तरह के अपराधियों को सहन करते हैं। और आपने एक तर्क दिया, मैं वही तर्क लेकर हर्षवर्धन जी के पास जा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर्षवर्धन जी ये बताइए कि ये बात कहने के लिए बहुत ठीक है और इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं कि राजवल्लभ यादव जो है, अगर उनका नाम आया कि उन्होंने एक बच्ची का बलात्कार किया, तो उनकी पत्नी का तो उसमें आरोप नहीं है, तो इसका मतलब उनको टिकट देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं अशोक जी, देखिए, एक तो पहली बात यह है कि आपके सवालों पर जिस तरह के जवाब आ रहे हैं वो दिखाते हैं कि राजनीतिक दल कितने बेबस हैं, कितने मजबूर हैं इस आपराधिक तंत्र के सामने। और आप जो नाम गिना रहे थे, अनंत कुमार सिंह, निश्चित तौर पर वो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के बहुत राइट हैंड माने जाते थे। और एक रोचक जानकारी लोगों को पता होनी चाहिए कि जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए थे 2015 में, तो इसी बात से नाराज होकर वो जनता दल यूनाइटेड से बाहर चले गए थे। यानी इतने नाराज थे कि उनको लालू प्रसाद यादव का साथ नहीं पसंद था। जिन रीतलाल यादव की आप बात कर रहे हैं, वो रीतलाल यादव जेल में रहते हुए दबाव बना लेते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को उन्हें विधान परिषद सदस्य बनाना पड़ता है। ये रीतलाल यादव अब जहां से खड़े हैं वहां आशा देवी, जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक है, उनके पति की हत्या के आरोपी। और अगर हम बिहार की पूरी एक कहें कि लिस्ट निकालें कि नेता कौन है जिनको जनता चुनने जा रही है, और ठीक है हम ये कह देंगे कि राजनीतिक पार्टियां दोषी हैं, और वो दोषी हैं, बहुत साफ दिख रहा है। लेकिन जनता अगर वहां 5 बार, 3 बार, 2 बार अलग अलग दलों से टिकट लेकर, यानी एक दल में रहा, अपराध करता रहा, उस दल से उसकी नहीं बनी, दूसरे दल में गया और उसके बाद भी जनता जिता रही, तो ये बड़ा सवाल है। और सोचिए कि इस सरकार पर सबसे बड़ा दाग नीतीश कुमार पता नहीं कैसे मुख्यमंत्री के तौर पर जवाब देने की स्थिति में होते हैं। मुजफ्फरपुर का जो बालिका गृह कांड है, उसका मुख्य आरोपी, उसकी पत्नी जो इन्हीं की सरकार में समाज कल्याण मंत्री रही, जो जमानत पर है, जो महिला जिसके खिलाफ सीबीआई ने सर्च किया, उसके घर से अवैध हथियार मिलते हैं, और उस महिला को, मंजू वर्मा को, फिर से टिकट उठाकर दे दिया। मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता जो नीतीश कुमार ने किया। और मैं कहूं कि जब आप देख रहे हैं कि सभी पार्टियों की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या जनता अपने क्षेत्र के विधानसभा प्रत्याशी को नहीं देखेगी? और सिर्फ उसे, मैं बार बार कहता हूं, देखिए अगर ऐसे करेंगे तो निश्चित तौर पर दोनों तरफ से बहुत लंबी अपराधियों की बाहुबलियों की सूची है। लेकिन जनता को इस चुनाव में जरूर ये सोचना चाहिए कि अगर आज आपने इनको ताकत देकर, कानून बनाने की ताकत देकर कानून से खिलवाड़ करने वालों को भेज दिया, तो फिर आपकी कानूनी तौर पर कोई सुनवाई नहीं होने जा रही है। और निश्चित तौर पर जिस तरह के नाम बिहार विधानसभा के लिए प्रत्याशी के तौर पर आए हैं, चाहे जिस गठबंधन से, दोनों ही गठबंधन से, वो शर्मनाक है, वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक, एकदम ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। और मैं यहाँ ये भी बता दूं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो चुनाव आयोग ने कदम उठाया, चुनाव आयोग ने बाकायदा ये कहा है, हर राजनीतिक पार्टी अपने जो दागी उम्मीदवार हैं उनका बाकायदा विज्ञापन देकर टेलीविजन पर और साथ साथ अखबारों में विज्ञापन देना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा उन पर किस तरह के मामले चल रहे हैं। ऐसा चुनाव आयोग ने इसलिए किया कि जनता जागरूक हो, जनता को पता चले कि दरअसल वो व्यक्ति आरोपी है, दागी है, वो व्यक्ति अपराध के आरोप में है, वो व्यक्ति जिसको वो वोट देने जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अब वो खुद जो मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी के जो प्रवक्ता है, वो कहते हैं कि हम
क्या करें? ये तो ऐसे लोग हैं जो अपने जनता के बीच लोकप्रिय हैं, और जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं। अगर एक व्यक्ति बार बार कभी आरजेडी से लड़ेगा, कभी जेडीयू से लड़ेगा, अपराध उसका लिस्ट बढ़ती जाएगी, लेकिन जनता उसको बार बार जिताती रहेगी, तो सवाल यह कि राजनीतिक पार्टियां तो फिर सोचेंगी कि जब ये विनिंग कैंडिडेट है तो क्यों नहीं अपने पाले में रखे। पर इसी के लिए एक पॉलिटिकल विल की जरूरत होता है गोपाल जी। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कि ये ऐसे लोग, जनता इनको जिताती है बार बार, ये तो साफ दिख रहा है। और जनता, मैं अपना गया का भी उदाहरण बताऊं। गया में जब मैंने एक अपराधी का नाम लिया तो वहां पर पब्लिक ने, एक कार्यक्रम के दौरान पब्लिक ने मेरी हूटिंग करी, कहा आप हमारे नेता के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वो अपराधी है, जबकि वो घोषित रूप से अपराधी का मैंने नाम लिया। उसको लोग बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए खड़े हो गए। तो सवाल यह कि पॉलिटिकल पार्टियों को कुछ नैतिक रूप से दम दिखाना पड़ेगा गोपाल जी, अगर हम चाहते हैं राजनीति में अपराधियों का आना रुके। नहीं, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा अब आपने स्पष्ट रूप से जो एग्जाम्पल दिया, जनता का बहुत बड़ा रोल है प्रजातंत्र में, उनका भी बहुत बड़ा इसमें रोल उनको निभाना पड़ेगा। एज ए पॉलिटिकल पार्टी कई चीजें हम लोगों को फॉर गिवन एटमॉस्फेयर में मिलती हैं, जिसको इनहेरिट करके आगे बढ़ना पड़ता है। और इस बात को हम कमिटेड हैं कि राजनीति का अपराधीकरण पार्टी के लेवल पे अब बिल्कुल पूरी तरह से रोकें, और उसका पूरी तरह से उसको क्षेत्र में अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रहेगी, तुरंत उनका क्रिमिनलाइजेशन के कारण उनके प्रोसीजर के अंदर उनको सजा मिलेगी, तो वह इस समस्या को कम करने में उसमें बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। लेकिन आज यह हमें देखना भी पड़ेगा, एक तो जनता वाला रोल है, जो दूसरा हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जुडिशरी का। सालों चीजें, जो बड़े स्पष्ट रूप से क्रिमिनल घोषित लोग हैं, उन लोगों को भी पूरी तरह से प्रक्रिया से सजा ही नहीं मिल पाती। जिस तरह से जो कानूनी प्रक्रिया है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी जटिल और इतनी लंबी हो गई है कि वह भी एक बड़ी समस्या। तो इन सब के बीच में एक समन्वय के हिसाब से आगे बढ़ते हुए इस बात के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि और आपराधिक लोगों अवेयरनेस कौन क्रिएट करेगा गोपाल जी? ये तो तमाम सरकारों की और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है ना, अवेयरनेस क्रिएट करना। तो सीरियस क्रिमिनल्स के रूप में आरोपित हैं, उनके लिए हम पूरी तरह से उनको ना टिकट दें, इसका पूरा पार्टी प्रयास करती है, कमिटेड रहती है और उस तरफ आगे बढ़ना चाहती है। और यही हम एक्सपेक्ट भी करते हैं अपने सहयोगियों से, इस सुचिता के रूप में राजनीति के पथ पे आगे बढ़े। मैं और गोपाल जी में कई बार आप गोपाल जी, मैं आपसे गोपाल जी, मैंने जो आपसे गोपाल जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जिस तरह की उन्होंने राजनीति को, बूथ कैप्चरिंग की राजनीति को बिहार में उनको अगर कुछ लोग चैलेंज नहीं करते तो कभी आप गोपाल जी, वो ठीक है, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं गोपाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं, करके चलते थे कि जब तक समोसे में मुझे लग रहा है गोपाल जी मेरी बात सुन नहीं पा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा गोपाल जी के पास, क्योंकि अवेयरनेस की जब बात होती है तो सवाल है। हाँ जी हर्षवर्धन जी बोलिए जल्दी से। जी, मैं एक बात अशोक जी, ये थोड़ा सा गोपाल जी ने जो जवाब दिया, ये मुझे लगता है कि ये ठीक जवाब नहीं है। 15 वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार है। नवंबर 2015 से जुलाई 2017 छोड़ दें तो 15 वर्ष, और 15 वर्ष में नीतीश कुमार वहां के लोगों को इतनी ताकत नहीं दे पाए, वहां ऐसे ताकतवर नेता नहीं खड़े हो पाते जिनका भरोसा हो। लालू जी जेल में है, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव इतनी गुंडागर्दी कर ले रहे हैं कि उनके सामने गुंडों को खड़ा करना पड़ा है। और राष्ट्रीय जनता दल ने अगर उसको जस्टिफाई किया कि ये लोग जीत जाते हैं चुनाव, तो क्या इस जस्टिफिकेशन पर राजनीति आगे बढ़ती रहेगी? बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है भाई। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक में हम जो ऐसे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हो, विधायक हो, सबके खिलाफ मामले जल्दी जल्दी निपटाएं। अब वहां तो लोगों के खिलाफ मामले चल रहे हैं, कुछ में सजा मिल गई, कुछ में उनके परिवार वाले आ गए, बेटा बेटी आ गए। ऐसे इस तरह से अगर होगा तो आखिर कौन, किस तरह से आप राजनीति में ये कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति की सफाई आप कैसे करेंगे इस तरह से करते रहे? मेरे पास समय कम है, पर एक मिनट अजय जी, हर्षवर्धन जी एक मिनट रुकिए।
उसके बाद कहेंगे कि नोटा पे नहीं जाना चाहिए, राजनीति का अच्छा विकल्प नहीं है। हाँ, तो आखिर हाँ। जनता को इस तरह के धर्म संकट में डालना ये राजनीतिक दलों का कितना ठीक काम? बिल्कुल क्योंकि ठीक आप बात बार-बार है, ये कह रहे बिल्कुल हैं। ठीक बात है। लेकिन इस तरह की बेशर्मी एक अगर मिनट राजनीतिक दल रुकिए, दिखाएंगे, और मैं तो कह अजय रहा जी, हूं कि अजय जी मुजफ्फरपुर अजय जी बात कांड बिहार की हो रही है, अभियुक्त लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बिहार से इतर ले चलता हूं, क्योंकि बिहार में आप कह सकते हैं नीतीश कुमार के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, अभी हर्षवर्धन जी ने भी जो कहा आप बिल्कुल उनको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन पंजाब में तो आपकी सरकार है सर, और पंजाब का एक मामला आज सामने आया, बिहार की बात हो रही है लेकिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं। मुख्तार अंसारी को जिस तरह से बचाया जा रहा है, पंजाब की सरकार 2 साल से वो पंजाब की जेल में रोपड़ में बंद है, 2 साल से कितनी अदालतों के समन आए, लेकिन बार बार कांग्रेस की सरकार वहां पर जिस तरह से मुख्तार अंसारी को, उत्तर प्रदेश के एक अपराधी को, उत्तर प्रदेश के एक गैंगस्टर को बचा रही है, उस पर आप किसको दोष देंगे? अशोक जी पहले तो ये नाइंसाफी है। आज का यदि डिबेट आपका बिहार पे है तो बिहार पे होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उत्तर दूंगा। अरे मैं उत्तर दूंगा आप हाँ सुन तो लीजिए। उत्तर दीजिए, नाइंसाफी मत कहिए सर, आप प्रवक्ता हैं, नहीं, आप नाइंसाफी प्रवक्ता है हैं सर, क्योंकि आज का डिबेट आप प्रवक्ता हैं, और आप नहीं, मुझे नहीं, ये मालूम है कि डिबेट आप तमिलनाडु से लेकर के आप स्टूडियो में तमिलनाडु से लेकर के आप सीधा जम्मू कश्मीर तक जवाब दे सकते तो हैं, आप ही बोलेंगे तो मैं क्या नाइंसाफी मत कहिए, बोलिए। सुन लीजिए ना, आप जी, सुन जी, लीजिए। सुन रहा हूं। अशोक जी आप एक अंसारी अच्छे का पत्रकार तो हैं, जी। आपको बड़ा मैं सम्मान करता अरे हूं सर, मैं आपकी आपको बात सुन रहा हूं, लेकिन आप नाइंसाफी का दोष मत लगाइए, प्रश्न बोलिए। जरूर बोलिए, लेकिन समय दूसरे को भी दीजिए, एक बिल्कुल। पक्षीय नहीं होइए। बोलिए, आप बोलिए। पहली बात, बहुत सारे प्रश्न साथ साथ कर दिया है हमारे साथी गोपाल जी ने। गोपाल जी से मैं प्रश्न करता हूं, एनएन बोहरा कमेटी 93 में कांग्रेस पार्टी ने बनाया राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने के लिए। 2005 में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसके पहले तो हमारी 70 सरकार साल ने उसको 65 पारित साल किया तो था, आप ही थे। और उसके कारण सुनिए बहुत सारे सर। अपराधी आज जो हैं, जो दोष युक्त अपराधी हैं, उनको आपने अब अशोक चुनाव जी कहा लड़ने था, का एक अधिकार नहीं है, दूसरे पे कांग्रेस पार्टी का देन आरोप ना है। मारे। जहां तक बात आप नहीं तो उत्तर मैं कह प्रदेश सकता और था अन्य कि राज्यों की 65 कर रहे हैं, कांग्रेस की ब्रजभूषण सत्ता सिंह कौन है रही, भाई? इन्होंने और अंसारी की भी मैं बात पूरी करता तरह से हूँ, बढ़ावा अंसारी दिया। को भी सलाखों में होना है, उन्हें भी कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उनको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की सरकार और अधिक हो जाए जिस प्रदेश की, और उस तरह से सेलेक्टिव विक्टिमाइजेशन करे, तो क्या करे आम लोग और सामान्य लोगों का क्या जीवन मतलब कैसे आप कह रहे चलेगा? हैं, मैं समझा नहीं आपकी बात, आप कह रहे हैं मुख्तार अंसारी का विक्टिमाइजेशन हो रहा है, संरक्षण नहीं आप मिलना ये कह रहे हैं चाहिए। मुख्तार अंसारी का विक्टिमाइजेशन हो रहा है? नहीं, सेलेक्टिव विक्टिमाइजेशन एक के लिए और दूसरे के लिए न्याय का नहीं, वो मतलब ठीक होना है, चाहिए वो और छोड़ दिखना दीजिए ना आप। चाहिए। मैंने आपसे पहले ही कहा कि एक दूसरे को आईना मत दिखाइए, तो आपसे कोई मैं कार्रवाई सवाल नहीं पूछ रहा हूं होती। सर, वो बताइए ना, जहां मुख्तार मुख्यमंत्री- अंसारी को 2 साल से पंजाब की सरकार क्यों बचा रही है? ऐसा अरे पंजाब मुख्तार की अंसारी में सरकार की ऐसा क्या कौन सा क्षमता? लाल लगा है अशोक कि आपकी जी- सरकार उसको बचा रही है? अशोक जी, पंजाब की सरकार की क्या क्षमता, जब उत्तर प्रदेश का अपराधी है और पंजाब के जेल में कोर्ट के कारण बंद है, पंजाब की सरकार ने उसको नहीं अरेस्ट किया है। सर, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की ड्यूटी है, ये तो सरकार बचा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की ड्यूटी नहीं है। पंजाब में नहीं, मामले में, पंजाब के एक छोटे से मामले अरे में भैया, उसको जेल में बंद कर दिया गया सिर्फ नहीं, इसलिए नहीं, नहीं, कि नहीं, वो नहीं, उत्तर नहीं, प्रदेश ये में अदालत में कोर्ट ना जा आप पाए भी और भी उसको अदालत- योगी सरकार आप से भी बचाने पढ़ने की, के बुद्धिजीवी ये पत्रकार पूरा हैं। मामला है। अजय जी, समय का अशोक जी, आप एक बुद्धिजीवी मैं आपसे इस बात पत्रकार को हैं। लेकर के मैं इस बात को लेकर के आपसे माफी मांगता हूं कि मेरे पास फिलहाल समय नहीं है। मैं माफी मांगता हूं कि मैंने आपको पूरा समय, शायद जो है अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखूं तो शायद मुझे 1-2 मिनट का आपको समय और देना चाहिए था। वादा करता हूं अगली बार इसकी भरपाई करूंगा, लेकिन मेरा सवाल जो है उसको आपने नाइंसाफी कहा, तो मैं एक बार फिर साफ कर दूं कि आपकी पार्टी ने जो कहा उसका सवाल, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे बिहार हो, वो पूछने का हक मुझे है, वो मैं पूछूंगा, जवाब आपको देना पड़ेगा। मुख्तार अंसारी के मामले को लेकर के मैं फिर आपके पास आऊंगा, फिर जवाब पूछूंगा, क्योंकि जिस तरह से उसको भी बचाया जा रहा है वो भी दिखाता है कि अपराधियों को बचाने में सभी पार्टियां बढ़ चढ़कर आ गए हैं। कोई पार्टी इससे बची नहीं है। कोई पार्टी नैतिक रूप से यह नहीं कह सकती कि हम अपराधियों को शरण नहीं देते, अपराधियों को टिकट नहीं देते और अपराधियों के खिलाफ बोलते हैं, और यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जनता को भी सोचना है, क्यों नहीं एक बार अपना दिल जो है कड़ा करके इन अपराधियों को इनकी औकात दिखा दें, क्यों नहीं इनको आप चुनाव हरा सकते? ये आपको सोचना है। अगर आप बार बार उनको जिताएंगे तो उनके जो जुल्म है उसको भी सहन करने के आप ही इसके अपराधी होंगे, आप ही दोषी होंगे, ये आपको सोचना है। बहरहाल समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मेहमानों का, और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। 2 टूक में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।
दो टूक के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट,